हाय स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि आइंस्टीन ये प्रूव कर देते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब भी होगा तो लाइट के पार्टिकल नेचर के कारण होगा। ठीक है, और यंग्स है जो कि ये प्रूव कर देते हैं कि इंटरफेरेंस जो होगा वो किसके कारण हो रहा है, वेव नेचर के कारण हो रहा है। तो फिर पूरा दुनिया का साइंटिस्ट ये मान लिया कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। कहीं वो पार्टिकल नेचर शो करता है, कहीं वो वेव नेचर शो करता है। ठीक है, तो लाइट का ड्यूअल नेचर हो गया। फिर इसके बाद और बहुत सारा चीज़ हुआ, जैसे कि कॉम्पटन इफेक्ट हुआ, डी ब्रोगली वेवलेंथ आया, डेविंसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आया, जो आपको आगे पढ़ना है। तो इन चीज़ों के थ्रू ये पता चल गया ना कि लाइट का ही केवल ड्यूअल नेचर नहीं होता है, दुनिया में जितना भी चीज़ है सब का ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, जैसे कि इस मार्कर को आप देख रहे हैं तो ये पार्टिकल है मगर इसका वेव नेचर भी होगा। ये अलग बात है कि ये पार्टिकल है, और पार्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पार्टिकल नेचर क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, तो शुरू में ये पता चला क्या कि लाइट का ड्यूअल नेचर है, फिर बाद में ये हो गया कि दुनिया में जितना भी चीज़ है ना सब का ड्यूअल नेचर है। ठीक है, पार्टिकल नेचर भी है उसका और वेव नेचर भी है, जो हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइंस्टीन जो पार्टिकल नेचर बताए थे किसका, लाइट का, तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो आइंस्टीन क्या बोले कि वही लिखा हुआ है कि आइंस्टीन के हिसाब से क्या है कि लाइट है जो कि छोटा छोटा पार्टिकल का बना हुआ है जिसको फोटोन बोलते हैं। तो अब के बाद से क्या होगा कि कोई बोलेगा लाइट सोर्स, तो पहले क्या होता था लाइट सोर्स, तो लाइट निकल रहा है। अब ये सोचना है लाइट सोर्स तो लाइट निकल रहा है, मैंने छोटा छोटा पार्टिकल निकल रहा है जिसको क्या कहेंगे, फोटोन। तो ये फीलिंग होना चाहिए कि लाइट चल रहा है, इसका मतलब छोटा छोटा कौन चल रहा है, फोटोन चल रहा है। ठीक है, और फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, मतलब फोटोन जो छोटा सा पार्टिकल है तो माना तक उसमें कुछ एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड है, पार्टिकल है तो एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो यही है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए आपको लिख दिया गया पहले ही। फोटोन का प्रॉपर्टीज क्या है कि लाइट जो है वो बाद में पढ़िएगा कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो फोटोन है जो कि लाइट का क्या है, छोटा छोटा पार्टिकल है। तो अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब फोटोन भी क्या हो जाएगा, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन करने का क्या होगा, क्षमता होगा। ठीक है, तो यही लिखा गया है कि फोटोन्स आर कैरियर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। फिर वही दिया हुआ है कि लाइट का स्पीड जो होता है वो c होता है, तो फोटोन का भी स्पीड क्या होगा, वैक्यूम में c होगा, और वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। ये सब दिया हुआ है, एक बार खाली सुन लेना है। एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, तो लाइट जो है वो छोटा छोटा पार्टिकल का बना हुआ है जिसको फोटोन बोलते हैं। तो एक फोटोन का एनर्जी, हम एक फोटोन के बारे में बोल रहे हैं, एक फोटोन का एनर्जी कितना होगा, तो E = h न्यू। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा जी, E = h न्यू = hc/λ। एक्चुअली होता क्या है ना कि आप पहले ही से जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ तो बराबर होता है किसके, वेलोसिटी ऑफ वेव के। ये वेव नेचर से आया है, ये वाला वेव नेचर से आया है, इसको यूज किए हैं तो फोटोन में रिजल्ट आ गया। तो कहने का अर्थ क्या है कि किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी और किसी भी वेव का वेवलेंथ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ वेव आता है। समझ में आ रहा है कि ना, लाइट का स्पीड c होता है, तो यहाँ से पता चल गया कि न्यू इंटू लैम्डा = c होता है। तो E = h न्यू = hc/λ। एक चीज ध्यान देना कि ये वाला जो इक्वेशन है ना वो आइंस्टीन नहीं दिए थे, ये इक्वेशन है जो कि प्लैंक्स नाम के कांस्टेंट प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट थे वो दिए थे। ठीक है, तो एक्चुअली वो बोले थे क्या ना कि लाइट का एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो प्रोपोर्शनलिटी जब खुलता है तो कांस्टेंट आता है, इसलिए इसका नाम पड़ा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत सारा मिसकंसेप्शन होता है क्या, तो मैंने एक्चुअली बच्चा के दिमाग में बैठा था फोटो इलेक्ट्रिक का खोज कौन किए, तो बोल देता है आइंस्टीन। इसमें पूरा क्रेडिट बच्चा आइंस्टीन को देता है, जबकि ऐसा नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक का खोज कौन किए थे, हर्ट्ज किए थे। एक्सप्लेन कौन किए, आइंस्टीन किए। ठीक है, और फोटोन जिसको आइंस्टीन बोले फोटोन, ठीक है, और वो फोटोन का जो एनर्जी है वो इक्वेशन कौन दिए, प्लैंक्स दिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होता है, h न्यू के, और न्यू के जगह पर इधर करो तो c/λ। तो ऐसे सोचना नहीं है, एकदम इसको रपेट के याद करना है, E = h न्यू = hc/λ। क्यों, इससे कोई मतलब नहीं, एकदम तुरंत निकलना चाहिए। ठीक है, E = h न्यू = hc/λ। ठीक है, तो अगर जो तुमको फ्रीक्वेंसी का डाटा देगा, जनरली नहीं देता है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी का डाटा देगा तो h का वैल्यू आप याद रखिएगा कि 6.63 × 10⁻³ जूल
सेकंड होता है। इसको याद रखना जरूरी नहीं है, आप याद रखिएगा कि एसआई यूनिट में इतना होता है, 6.63 इंटू 10⁻34 होता है, ठीक है। और एचसी का वैल्यू भी आप याद रखिएगा। देखो होता क्या है छोटू कि प्लैंक्स कांस्टेंट का कभी कभी जरूरत पड़ेगा ही, लेकिन सपोज करो कि लैम्बडा जब तुमको देगा, क्या देगा, लैम्बडा जब तुमको डाटा देगा तो क्या होगा कि एच का डाटा पुट करोगे, एच का डाटा इतना पुट करोगे, सी का डाटा तुम पुट करोगे, अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कि टाइम ना लगेगा। तो हम लोग याद रखेंगे एच भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, तो इसके मल्टीप्लीकेशन को हम लोग क्या करेंगे, याद ही रखेंगे, ठीक है। तो एचसी का वैल्यू एकदम रटे हुए रहिएगा, इसको कैलकुलेट नहीं करना है, रटे हुए रहना। एचसी का वैल्यू होता है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम, ठीक है, या 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। एक्चुअली कुछ है ना, 1 नैनोमीटर होता है जो 10 एंगस्ट्रम के बराबर होता है, वो तो आप आराम से देख सकते हैं। तो इसको क्या करिएगा कि पुट करिएगा तो ये चल आएगा। तो हम लोग दोनों को तेजी में याद रखेंगे। एचसी का रट जाना है, एचसी का वैल्यू कितना होता है, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम या 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। एक चीज ध्यान देना जी, इसमें तुम देखना, इसमें इसको जब हम बताए हैं तो तुम ये देख रहे होगे कि हम इस पर जोर नहीं दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी भी जब ऐसा यूनिट में डाटा याद करते हैं ना तो यूनिट को नहीं देखते हैं, केवल डाटा को देखते हैं। लेकिन अगर ऐसा यूनिट में नहीं याद किए हो तब फिर यूनिट के साथ याद रखना पड़ेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि मान लो कि इसका वैल्यू है 50, तो अगर बोला गया कि इसका वैल्यू 50, इसका मतलब नहीं बोला जा रहा है तो ऐसा यूनिट में है डाटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा यूनिट वाले को बार बार नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसा यूनिट में नहीं है तब तुमको यूनिट के साथ बोलना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना। एच का वैल्यू तो 6.63 इंटू 10⁻34 है, ठीक है, ऐसा यूनिट में, बात खत्म। लेकिन इसको तुम एकदम ध्यान रखना कि केवल एचसी का वैल्यू कितना होता है, 12,400 बोलोगे तो गलत है, ठीक है। तो एचसी का वैल्यू कितना है, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम, ठीक है, या 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज ध्यान देना छोटू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो आता है बच्चा को, इसलिए मैं बता रहे हैं। वोल्ट जो है वो यूनिट ऑफ पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो ये याद रखिएगा, ये ऐसा यूनिट नहीं होता है जी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे समझिए ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितना एनर्जी के बराबर है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है ना उतना एनर्जी के बराबर, उतना चार्ज के बराबर नहीं है, उतना एनर्जी के बराबर है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है। अरे इसको डिफाइन कैसे किया गया है ना कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एसिलरेट करिएगा तो जो एनर्जी आएगा वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, ठीक है। लेकिन उतना सा मतलब आपको नहीं रखना है, आप सीधे रटे हुए रहिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये ऐसा यूनिट नहीं है तो आपको डाटा रटना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के, ठीक है। फिर इस सब का एप्लीकेशन हम करा रहे हैं। तो फाइनली अभी तक हम लोग 3 ही चीज को एकदम रपेट के याद करेंगे, ठीक है। पहला क्या याद करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होता है, एच न्यू इक्वल टू एच बाई लैम्डा। क्यों, कोई मतलब नहीं, इतना होता है, ऐसे कर रट जाना। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज क्या रटना है कि एचसी का वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम या 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है, इसको याद कर लेना है। और तीसरा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, इसको यूनिट को ध्यान रखोगे, यूनिट नहीं ध्यान रखोगे गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलो उसका यूज करेंगे। फिर उसके बाद बोला गया है ना कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ उसको बोल देते हैं कि फोटोन इज चार्जलेस एंड मासलेस। समझना, फोटोन पे चार्ज नहीं रह सकता है। एक्चुअली ये चार्ज का प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज उसी पे जा सकता है जिसका रेस्ट में कुछ मास हो। फोटोन का रेस्ट मास 0 है। अब रेस्ट मास हो गया, मोशनल मास, ये पहला बार हम लोग सुन रहे हैं, इसके पहले ये सब नहीं सुनते थे, ठीक है। तो अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो न्यूटन के हिसाब से क्या था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या होता है ना कि इसका मास कुछ है तो ये मूव करे चाहे रुका हुआ रहे, इसका मास इतना ही रहेगा। ये न्यूटन के अकॉर्डिंग था, ठीक है।
लेकिन जब आइंस्टीन आए तो क्या बोले कि किसी का मास जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो वैरी करता है। जैसे कि इसका मास कुछ है, अगर ये मूव करेगा तो इसका मास बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आइंस्टीन के हिसाब से मास होता है जो किसी पार्टिकल का कांस्टेंट नहीं होता है, मूव करने पर बदलता है। लेकिन न्यूटन वाले जो भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे ये मैकेनिक्स में यूज करेंगे तो वहां मास को कांस्टेंट ही मानते हैं। उसका रीजन क्या है ना कि जब इसका स्पीड बहुत ज्यादा होने लगता, बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब 50 लाख मीटर पर सेकेंड, 60 लाख मीटर पर सेकेंड, 1 करोड़ मीटर पर सेकेंड, जब उधर जाने लगता है तब क्या होता है कि मास को वैरी करता हुआ माना जाता है। अदरवाइज मूव करने से बहुत कम मास बदलता है। तो केवल हम लोग यहीं पर, माने क्वेश्चन के इंटेंशन से आपको पता चल जाएगा कि मास के बदलना को हम लोग कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। अब ऐसे भी तुम समझ लो कि जब तक स्पीड पार्टिकल का स्पीड जब तक 10% से ज़्यादा नहीं होने लगे, किसके 10%? स्पीड ऑफ लाइट के। देखिए कोई ये मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि स्पीड कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड, 2000 मीटर पर सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। जबकि क्या है कि अगर 10 लाख मीटर पर सेकेंड भी होगा ना तब भी मास को नहीं बढ़ता हुआ मानते हैं। तो हम ये इतना कहानी क्यों सुना रहे हैं ना कि फाइनली इस कंक्लूजन पर तुमको पहुंचना है कि मॉडर्न छोड़ करके कहीं भी मूव करते हुए बॉडी का मास को कांस्टेंट मानेंगे। हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा कि कोई बॉडी चलेगा तो इसका मास चेंज होगा कि नहीं, तब हम लोग बोलेंगे हाँ मास चेंज होगा। लेकिन न्यूमेरिकल जब बनाइएगा तो मास को क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे, जब तक कि आपको उसका इंटेंशन नहीं दिख जाए। कि जैसे पूछ ही दिया कि कितना स्पीड से चले कि मास 3 गुना हो गया, मास 4 गुना हो गया, तब आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए। या मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर हम बोल रहे हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर इसको तुम ऐसा करो कि मीटर में अगर तुम बदलो तो कितना हो जाएगा? तो 30 करोड़ हो जाएगा। तो 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड का 10वां भाग, मतलब क्या समझे? 3 करोड़। तो 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड इतना या इससे ज़्यादा रहेगा तब हम लोग सोचते हैं कि मास क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो वैसा जनरली यूज नहीं होता है। इस पर हम ज़्यादा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बच्चा क्या होता है ना कि यहाँ पढ़ लेता है कि पार्टिकल मूव करेगा तो मास इसका बढ़ेगा। अब क्या है कि अब मैकेनिक्स में ही पढ़ रहा है कि ब्लॉक को 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया तो उसको लगेगा करे उसका मास तो बढ़ेगा। तो बार बार हम बोल दे रहे हैं कि मास को न्यूमेरिकली बढ़ता हुआ नहीं मानते हैं जब तक कि वो मॉडर्न का क्वेश्चन नहीं रहे। और मतलब नहीं होता है कि क्वेश्चन के इंटेंशन से ही पता चल जाएगा कि मास के बढ़ने के बारे में सोच रहा है कि न्यूमेरिकल में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। फोटोन का रेस्ट मास 0 है। रेस्ट मास 0 का मतलब क्या हो गया ना कि अगर ये रेस्ट में है तो इसका मास 0 है, लेकिन जैसे ही ये मूव करेगा तो इस पर मास आ जाएगा। ये तो अब ये बताएं कि आइंस्टीन बोले कि कोई चीज मूव करता है तो इस पर मास क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका रेस्ट मास 0 है, लेकिन जैसे ही मूव करेगा तो इसका मास बढ़ जाएगा, इसका मतलब कुछ मास आएगा, ठीक है। ऐसे एक बात और क्लियर कट बोल दे रहे हैं, ये केवल थ्योरेटिकली ही है कि फोटोन का रेस्ट मास क्या है? 0। एक्चुअली फोटोन के साथ कहानी क्या है ना कि फोटोन जनरेट होगा तो वो चलेगा ही, वो रुका हुआ नहीं रह सकता। जैसे कि मान लो कि फोटोन जनरेट हुआ तो वो चलेगा ही। तो रेस्ट में फोटोन है इसका कोई सेंस नहीं है। फोटोन रेस्ट में रह ही नहीं सकता। फोटोन रेस्ट में नहीं रह सकता है, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। जब भी फोटोन रहेगा तो वो मूविंग ही रहेगा, जब मूव करेगा तो उसमें मास आ जाएगा। लेकिन थ्योरेटिकली ये बोला जाता है कि रेस्ट मास 0। एक्चुअली में क्या है ना कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए बोला गया कि रेस्ट मास क्या है? 0। ये पहले लेवल में हम चर्चा नहीं करेंगे, वो IIT एडवांस वाला में चर्चा किया जाता है। अभी हम तत्काल इतना बोल रहे हैं कि फाइनल कंक्लूजन तुमको दिमाग में रखना है। क्या? फोटोन क्या होता है? चार्जलेस होता है। चार्जलेस का मतलब क्या हो गया कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है? चार्जलेस, चार्ज रहेगा तब ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा जो उस पर। तो इसी को समझना कि फोटोन चार्जलेस है, इसलिए उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होगा, ठीक है।
दूसरा क्या बोले कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन जब वो मूव करता है तब उसका मास 0 नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, उसका मास कुछ होता है। तो है क्या कि उसका मास कितना होता है, तो आइंस्टीन एक इक्वेशन थे E = mc², ठीक है। तो E हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन और m हो जाएगा क्या, मास फोटोन का। तो इसको इधर भेज दो, तो मास ऑफ फोटोन किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ फोटोन E/c² के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब इसको ऐसे करिएगा तो इधर चला आएगा। तो देखो मास ऑफ फोटोन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हैं। तो आप इसी को केवल पकड़े हुए रहिएगा, उस दोनों को नहीं। वो तो हम बताएं ऐसे ही कि देखो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो mc² के बराबर होता है। तो मास कैसे निकलेगा, तो इसको इधर भेज दिए तो E/c²। अब अगर E के जगह पर आप क्या करिएगा, hν पुट करें। फोटोन का एनर्जी दो ढंग से लिखा था, hν hc/λ। तो E के जगह पर अगर आप hν पुट करिएगा तो यहाँ पहुँचिएगा, और E के जगह पर अगर आप hc/λ यूज करिएगा, देखिए ना, E के जगह पर आप hc/λ यूज करिएगा तो C से C कट गया तो ये आ गया। हम बोलेंगे कि ये दोनों याद नहीं रखिए, क्योंकि बहुत तेजी में इसको यूज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि रेयर केस में ये यूज होगा, ठीक है। तो मास वाला में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस केवल फोटोन का मास कितना होता है तो दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि E = mc² से निकल जाता है बस। तो क्या होगा, E = mc² से निकलता है तो m का वैल्यू कितना आ गया, E/c² हो गया, ठीक है। तो ये रटना है तो रटिए, अदरवाइज यहीं से हम लोग कर लेंगे। ये वाला बस खाली याद रखिएगा कि आइंस्टीन क्या बोलते हैं ना, कि अगर इसका मास m0 है, मतलब अगर ये रुका हुआ है तो इसका मास m0 है, तो जब ये चलेगा ना तो इसका मास बदल जाएगा। न्यूटन यही बोल रहे थे कि मास नहीं बदलता है। एक्चुअली आइंस्टीन क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुए। उसका रीज़न क्या है ना कि न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो जो बोल दिए थे वो जनरल लाइफ में वैलिड हो जा रहा था, ठीक है। तो उनका सब बात सही माना जा रहा था। जैसे मास कांस्टेंट होता है, लेंथ कांस्टेंट होता है, टाइम है जो कि फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। अब आइंस्टीन आए तो सब कुछ बदल दिए। आइंस्टीन क्या बोले कि मास कांस्टेंट नहीं होता, मूव करने पर बदलता है। लेंथ कांस्टेंट नहीं होता है, मूव करने पर बदलता है। टाइम कांस्टेंट नहीं होता है, अलग अलग फ्रेम से देखने पर अलग अलग टाइम होता है, ठीक है। मतलब अभी रुक करके देख रहे हैं तो 4 मिनट हुआ, कोई दूसरे फ्रेम से देखेगा तो कुछ और अलग टाइम होगा, कोई दूसरे फ्रेम से देखेगा तो कुछ और अलग टाइम इंटरवल होगा, ठीक है। जो हम लोगों को नहीं जानना है, हम लोगों के सिलेबस में यही है कि इसका लेंथ इतना है, तो किसी भी फ्रेम से देखेंगे तो इसका लेंथ इतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है, हम लोगों को यही पढ़ना है। और इस फ्रेम से देखने पर अगर 4 सेकंड बीता है तो किसी भी फ्रेम से देखने पर 4 ही सेकंड बीतेगा, यही हम लोगों को पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हम लोग के सिलेबस में यही है। तो आइंस्टीन क्या बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है। इस पर कभी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछेगा ना तो बहुत हल्का क्वेश्चन होगा, खाली पुट करोगे चलाएगा। तो आइंस्टीन क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई रुका हुआ है तो उसका मास m0 है, तो जब मूव करेगा तो उसका मास बढ़ जाएगा। तो कितना मास हो जाएगा, तो इतना मास हो जाएगा। तो वो एक फॉर्मूला देते हैं कि मूव करेगा तो मास कितना हो जाएगा, तो m का वैल्यू हो जाएगा m0/√1 - v²/c², ठीक है। तो इसको सीधे रट जाना है। अगर जो क्वेश्चन में बोल ही दिया कि कितना स्पीड रहे कि मास इतना हो जाए, या लाइट के स्पीड के 10% से जब ज़्यादा होने लगेगा ना तब इसके बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे। मैंने ऐसे समझ लो कि 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड, 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड, उससे जब ज़्यादा होने लगेगा तब सोचेंगे। तो वैसा कभी ज़रूरत नहीं तुमको पड़ेगा, ठीक है। तो बस खाली इसको याद रखना कि m का वैल्यू m0/√1 - v²/c² होता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना छोटू, कि एक चीज़ समझना, v प्लस हो चाहे माइनस हो, v² प्लस ही होगा। तो पॉजिटिव, अब पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव हो गया, तो 1 माइनस समथिंग तो ये 1 से कम होगा, रूट भी 1 से कम होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा कि m0 से ज़्यादा हो जाएगा। नहीं भी दिमाग काम करे तो ये याद रखना कि मूव करने पर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए, न्यूमेरिकल के लिए नहीं, थ्योरेटिकल के लिए, मूव करने पर मास बदलता ही है और बढ़ता ही है, वो घट नहीं सकता है। तुमको फंसाने के लिए क्या कर सकता है, उल्लू तुमको बना देगा। कैसे, साउथ में गया तो मास
बढ़ गया, बताओ कि नॉर्थ में जाएगा तो क्या होगा, तो ये नहीं बोल देना कि घट गया, वो बढ़ता ही है। ओवरऑल यही कंक्लूजन है कि जब भी पार्टिकल में स्पीड आएगा तो उसका मास थ्योरेटिकली बढ़ेगा, न्यूमेरिकली बहुत कम बढ़ता है, ठीक है। जब स्पीड बहुत ज़्यादा होने लगता है तब उसको कंसिडर किया जाता है, अदरवाइज कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। कभी पढ़े हो न्यूटन्स लॉ में कि 5 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया तो 2 kg का ब्लॉक हो गया 4 kg, ऐसा नहीं ना होता है। तो वहाँ इतना कम का होता है ना, मैंने 2 kg का था और तुम 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया तो उसका मास कितना हो जाएगा, तो 2.00000000 ऐसे करके, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में हम लोग यूज नहीं करते हैं, थ्योरेटिकली। अब अगर पूछेगा तो तुमको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से पूछा है, तो पुट करके बना देना अगर मास के चेंज करने की बात करेगा तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कि ये रेस्ट मास है और जब वो मूव करेगा तो उसका मास बढ़ जाएगा, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, तो इस फॉर्मूला मारोगे तो चल आएगा। बाकी एग्जांपल से सब हम गुजार दे रहे हैं। चलो, चूंकि फोटोन जो है वो क्या है, फोटोन पार्टिकल है तो उसका मोमेंटम भी होगा, तो मोमेंटम कैसे निकलेगा, तो उसका मास इनटू उसका वेलोसिटी। तो फोटोन का मास हो गया E/c², देखो यहाँ से, ठीक है। ये नहीं रटना है तुमको, ये रटना है। तो मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू उसका वेलोसिटी, तो फोटोन का वेलोसिटी c होता है, और मास के जगह पर तुम पुट कर दोगे E/c², अब वेलोसिटी की जगह पर इसको, तो इसको ऐसे करोगे तो इतना आ जाएगा, और E को खोल दोगे कितना, hc/λ, E को कितना, E को लिख दोगे hc/λ, कट करोगे तो ये आएगा। अब समझना हम क्या बोल रहे हैं, तुमको ये सब दिमाग में नहीं रखना है, ये वाला एकदम जो होता है ना कि एकदम रपेट के याद करना इसको। जैसे कि हम देखो तुरंत बोलेंगे मोमेंटम फोटोन का कितना होता है, E/c/h/λ, तुरंत एकदम E/c/h/λ, E/c/h/λ, मोमेंटम ऑफ फोटोन E/c/h/λ, समझ में आ रहा है। तो एकदम याद रखना मोमेंटम फोटोन कितना होता है, E/c और h/λ के बराबर। अच्छा जी, इसको भी तेजी में याद रखना है, मानी इसको कैसे बोलना है, P = h/λ, λ = h/p। अब एक चीज समझना, जिसको ये याद है तो लैम्डा को इधर फेंकेगा, इसको इधर फेंकेगा, तो ये आ जाएगा। देखो लैम्डा के इधर फेंको और इसको इधर फेंको, तो लैम्डा का वैल्यू हो गया h/p। लेकिन हम तुमको बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि P का वैल्यू h/λ तो लैम्डा का वैल्यू h/p, ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इसका बहुत यूज है। तो एकदम रपेट के जो बोलेंगे रपेट के याद करना, उसको रपेट के याद करना, क्योंकि वो 50 जगह जाएगा। तो यहां पर अगर तुम तुरंत पहुंच जाओगे तो उसको तेजी में अप्लाई करोगे, अदरवाइज उलझोगे, ठीक है। तो मोमेंट इसको तेजी में कैसे बोलना है, तो P = h/λ, λ = h/p, P = h/λ, λ = h/p, एकदम तेजी में सोचना नहीं है कि ऐसे ऐसे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो मोमेंटम वाला भी तेजी में याद रखना कि मोमेंटम कितना होता है, तो E/c = h/λ। मोमेंटम का बात करेगा तुरंत होना चाहिए, और लैम्डा की बात करेगा h/p, तुरंत एकदम बिना सोचे समझे, तो लैम्डा की वैल्यू h/p। इसको रट जाना है, ठीक है। तो इसको एकदम तेजी में रट जाना है, ये वाला रटिए चाहे नहीं रटिए, यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर ले सकते हैं, बहुत कम यूज होगा। इसको रट जाइएगा, इसका भी मात्र एक जगह यूज होगा, तो इसको खाली रट जाइएगा, पुट करिएगा, चल आएगा। इसका बहुत बार यूज होगा, तो एकदम पूरा रपेट के याद करिएगा। इसका बहुत जगह पर यूज होगा, इसको भी एकदम पूरा रपेट के याद करिएगा, और इसको भी एकदम रपेट के याद करिएगा, ठीक है। रपेट के याद करना मतलब क्या है, यहाँ नहीं रुकना है, इसका यूज करके दूसरा जगह बना लेना, ठीक है। तो अच्छा, ये नहीं तुमको लगना चाहिए कि कैसे पता चलेगा, कि हमको कैसे पता चलेगा कि रपेट के याद करना है, तो हमको पता है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में पूरा सिलेबस है, तो किसका बहुत जगह पर यूज है तो हम पहले ही बता दें। चलो अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो छोटा एग्जाम्पल है, शुरू में छोटा ही होगा, फिर धीरे धीरे होगा। तो कह रहा है कि एनर्जी और मोमेंटम बताइए फोटोन का जब वेवलेंथ कितना है, 620 एंगस्ट्रम है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि वेवलेंथ का बात किया है तो हम लोग क्या करेंगे कि hc/λ वाला यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी कहता तो ये वाला यूज करते। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर हो जाएगा, hc/λ के बराबर हो जाएगा। तो hc देखो चूंकि ये एंगस्ट्रम में दिया हुआ है तो हम लोग ऊपर वाला भी एंगस्ट्रम में ही पुट करेंगे। अगर जो ये वाला नैनोमीटर में दिया हुआ रहता, ये नैनोमीटर में रहता, तो ऊपर में भी नैनोमीटर में ही पुट करेंगे। क्यों, देखो तो ये दिया है एंगस्ट्रम में, तो इसको लिख दिए, और hc का वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। देखो एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कट जाएगा, इसीलिए हम 2 को याद करवाए हैं आपको, क्योंकि जनरली डाटा जो देता है ना वो या तो नैनोमीटर में देता है या तो एंगस्ट्रम में देता है, तो दोनों को याद रखिएगा, और जिस टर्म में देगा hc का वैल्यू उसी टर्म में पुट करिएगा, ताकि वो कट करके, तो ये वाला कट गया एंगस्ट्रम, तो यहाँ से क्या हो गया, देखो ऐसे कट गया, इससे
20 बार में देखो कट गया, ठीक है, 62 से 2 बार में करना ना तो हो जाएगा। तो इसका मतलब एनर्जी कितना आ गया, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है, तो इतना आ गया। अगर जो ऐसा यूनिट में कहेगा तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, इतना हो गया। तो हम बस इतना ही बता रहे हैं कि ऑप्शन देख लेना कि किस फॉर्मेट में एनर्जी का यूज किया, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एनर्जी रहने देता तो क्या होता कि यहाँ से करके यही आंसर होता। अगर ऐसा यूनिट में कहेगा तो इतना हो जाएगा। अगर मान लो कहीं पर ज़रूरत पड़ गया कैलोरी का तो इसको 4.2 से डिवाइड करते हो तो हीट में पढ़ा जाता है, ठीक है, तो वो सब खुद हो जाएगा। चलो अब क्या बोल रहा है, एगो यहाँ इसको भी देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि इतना वेवलेंथ था तो एनर्जी बताइए, इतना वेवलेंथ है तो देखो, तब वेवलेंथ नैनोमीटर मैंने दिया है, तो वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया हुआ है तो एचसी का भी वैल्यू हम लोग नैनोमीटर में ही यूज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाए। इससे ये हो गया, इससे 2 बार में हो गया, तो ये वाला कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा रह गया, उतना हो गया एनर्जी। अगर ऐसा यूनिट में कहता तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे ही खोल देते। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कुछ है नहीं, बस यही बताना चाह रहे हैं कि जब वेवलेंथ एंगस्ट्रम में देगा तो ये यूज करना, वेवलेंथ नैनोमीटर में देगा तो ये यूज करना। और जब इसको यूज करोगे तो एनर्जी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये देखो ना, बचा हुआ रह जाएगा, वो गलती होने का चांस नहीं है। बस तुम यूनिट के साथ लिखोगे ना तो कट करके खुद ब खुद बचा हुआ रह जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो यहीं रुक जाएंगे, और अगर ऐसा यूनिट में दिया तो क्या करेंगे कि जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, अब आपको बोल रहा है कि वेवलेंथ इतना है तो क्या बताओ, मोमेंटम बताओ। एकदम मोमेंटम में तुरंत याद रहना चाहिए, P = h/λ, एकदम तुरंत। तो P का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, h/λ के बराबर हो जाएगा। तो h के जगह पर पुट कर दीजिएगा। देखिए ऐसा यूनिट में, देखो ऐसा यूनिट में जब भी लिखोगे जी, ऐसा यूनिट में जब भी लिखोगे तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऐसा यूनिट में यूज करोगे, रिजल्ट भी ऐसा यूनिट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा यूनिट में नहीं लिखोगे तो यूनिट को लिखोगे ताकि तुम डील कर सको। तो P का वैल्यू, ये सब यूनिट एंड डायमेंशन में ही पढ़ाया जाता है, हम तुम खाली दोबारा बोल रहे हैं। P = h/λ, h के जगह पर इसको पुट कर दिए और लैम्डा की जगह पर इसको पुट कर दिए। अब देखो ये ऐसा यूनिट में था तो इसको एंगस्ट्रम को ऐसे खोल दिए, 620 एंगस्ट्रम हो गया इतना। अब इसी को सोल्व कर लोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सोल्व कर लेना, रिजल्ट जो भी आएगा उसको लिख लेना। और यहाँ भी वही कहानी है कि h का वैल्यू इतना पुट कर दिए, और लैम्डा, तो लैम्डा नैनोमीटर में है तो 620, देखो नैनोमीटर में 620 और नैनोमीटर के जगह पर 10⁻⁹ कर दिए, ठीक है। समझना हम क्या बोल रहे हैं। जब एनर्जी निकालना रहेगा तो तुम पूरी इसी को लिखना। तो एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कट जाएगा, नैनोमीटर से नैनोमीटर कट जाएगा, तो तुम्हारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा तो वही यूज करेंगे, और अगर जूल में देगा तो इसको यूज कर लेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। और जैसे कि मोमेंटम निकालना तो h/λ थे, ये ऐसा यूनिट में पुट किए, ये भी ऐसा यूनिट में पुट किए, ठीक है। 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻ मीटर होता है, आप जान रहे होंगे। तो इसको भी ऐसा यूनिट में पुट किए, इसको भी ऐसा यूनिट में पुट किए। अब सोल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा। तो ऐसा यूनिट में पुट करिएगा ना सबको, तो झंझट नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एनर्जी वाला में हम लोग यही फॉर्मेट करते हैं, क्योंकि इसमें जनरली क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर दे देता है, ठीक है, इसलिए उसको देखेंगे। चलो अब एक क्वेश्चन देखना, एकदम यही क्वेश्चन देखो, चलो इसका यूज एकमात्र केवल इसी क्वेश्चन में होगा, बाकी दूसरा जगह पर अप्लाई नहीं करना, ठीक है। स्पीड जब तक बहुत ज्यादा नहीं होने लगे तब तक इसको अप्लाई नहीं कर। देखो ये क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा स्पीड ऑफ पार्टिकल सच दैट इट्स मोशनल मास बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास। अगर इमोशनल मास नहीं भी देता ना, सीधे बोलता है स्पीड ऑफ पार्टिकल सच दैट इट्स मास बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये मास को वैरी करने की तरफ ले जाना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का इंटेंशन ही पता चल गया कि इसका मतलब मास को क्या करना चाह रहा है, वो चेंज की तरफ ले जाना चाह रहा है। मास के चेंज की तरफ जब भी ले जाना चाहेगा एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं क्या, और बाकी दूसरा चैप्टर में मास को मूव वैरी नहीं करवाने लगना, ठीक है। वहाँ मास को जो देता है उसको कांस्टेंट मानते हैं। रीजन, क्योंकि स्पीड बहुत कम होता है उसका,
ठीक है, 1000 मीटर पर सेकेंड, 5000 मीटर पर सेकेंड, 20,000 मीटर पर सेकेंड, 1,00,000 मीटर पर सेकेंड, ये सब का कोई मीनिंग नहीं है लाइट के स्पीड के सामने, तो उस सब में मास को कांस्टेंट ही मानेंगे। तो बोल रहा है कि कितना वेलोसिटी हो कि मास क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास हो जाएगा। तो अगर रेस्ट मास m0 है तो मोशनल मास तो हो जाएगा कितना, 2m0 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा m0 बाई √1 माइनस v²/c², ये कैंसिल हो गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, तो इसको इधर करिएगा, इसको इधर करिएगा तो 1/2 होगा, स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो यहाँ से क्या करिएगा, देखिए इसको इधर करिएगा तो 1 - 1/4 3/4, चलिए लिख देते हैं, ऐसे एक के बारे में सोचा जा सकता है लेकिन चलो। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आ गया, √3/2c, ठीक है। तो इतना स्पीड, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि ये वाला यहाँ पर 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड को तो मीटर पर सेकेंड में करोगे तो 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड होगा, तो 2 से काटोगे तो 15 करोड़ मीटर पर सेकेंड इंटू √3, समझ लो उतना ज़्यादा स्पीड होगा, तब मास डबल होगा, ठीक है, जो जनरली रहता नहीं, एक क्वेश्चन दिया इसलिए बताएं। तो v जब इतना रहेगा तब उसका मास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखो हम बार बार इसमें बताने से ये डरते हैं ना कि कहीं बच्चा के दिमाग में ये नहीं सेट हो जाए, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो मेरे दिमाग में ऐसा सेट हुआ था कि मतलब नहीं कि मास बदल जाएगा, ये नहीं सोचना, मास कांस्टेंट ही रहता है। एकदम क्वेश्चन के इंटेंशन से ही तुमको पता चल जाएगा, या स्पीड बहुत ज़्यादा c के टर्म में देने लगेगा तब तुमको समझ आना है कि मास बदलने के बारे में सोचा जा सकता है। अदरवाइज न्यूमेरिकल व्यू से मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो फाइनली क्या दिमाग में रखना है तुमको, एकदम फाइनल क्या दिमाग में रखना है, एकदम रपेट के याद करना है, इसको रपेट के याद करना है, इसको रपेट के याद करना है, और इसको रपेट के याद करना है। अब बाकी वो सब तो न्यूमेरिकल था, ये तो ध्यान रखना ही है।